आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2। आज हम लोग बात करने बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का चैप्टर 7। चैप्टर 7 का ये भाग 3 है। भाग दो तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए हैं। भाग 2 तक बहुत ही अच्छा से हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। अब ये भाग 3 है हम लोगों का। क्या ये भाग 3 है? भाग 2 तक बहुत, अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा 1 से लेकर 20 तक। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा काहे चैप्टर को खींच रहे हैं, तो आपको पता है कि ये चैप्टर पहले से ही लंबा है और साथ में इसमें इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों, क्योंकि ये उत्तर मुगल काल है और इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 1 से 20 तक हम जो क्वेश्चन करवाए हैं ना, 1 से 20 तक, रुकिए पहले इसको मिटा लेने दीजिए तब आप लोग को समझ में आएगा। 1 से 20 तक जो क्वेश्चन करवाया गया है ना, 1 से 20 तक, ये उत्तर मुगल काल का। अब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं समझ लीजिए वो पूरा मुगल काल, वो पूरा किससे संबंधित है, वो पूरा मुगल काल से संबंधित। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर मुगल काल से लेकर ये मुगल काल, ये सब मुगल काल और उत्तर मुगल काल सब क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। जिससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। अगला तो 20 तक क्वेश्चन कर लिए, तब 21 नंबर क्वेश्चन। अगर कोई भी आप लोग को डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। देखिए इसी रंग का आ गया ना, क्योंकि ये रंग बदल लेने दीजिए इसका। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन इसमें से सही नहीं है। यानी मियां तानसेन के संदर्भ में निम्न में सब, तानसेन को तो आप लोग पहचानते हो, मत कह दीजिएगा नहीं पहचानते हैं। अब ये मत कहिए कहते हैं तानसेन को पहचानते ही नहीं है, तानसेन कौन थे। तो इसमें बताइए कौन सही नहीं है। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुव पदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन अनेक रागों की मौलिक रचना की। इसमें कौन सही नहीं है? तो इसमें ए नंबर जो है वो सही नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि नहीं दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर के राजा द्वारा इनको क्या किया गया था, तानसेन की उपाधि दी गई थी। यानी अब तानसेन थे कौन? अब सबसे बड़ी सवाल है कि तानसेन कौन थे। बड़ा सवाल यही है कि तानसेन थे कौन आखिर, ये तो पहले जानना पड़ेगा। तानसेन कौन थे, अकबर के दरबार में कौन थे। ये 9 रत्नों में शामिल थे ना तानसेन। इनका सुर जो था वो बहुत अच्छा था तानसेन का। और क्या था, ये जो तानसेन थे वो क्या थे, ये तानसेन जो थे वो बहुत अच्छा गाते थे, सुर बहुत अच्छा था। यानी तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुव पदों की रचना की, है सही है। और तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की भी रचना की, ये भी सही है। और तानसेन अनेक रागों की मौलिक रचना की, ये भी सही है। सिर्फ ये सही नहीं है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन। ध्यान समझिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्या है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पदार्थ क्या थी। ये अब देखिए क्या थी पदार्थ, अब आपको बताना है। आप यहाँ पर अपरिष्कृत होगा, अपरिष्कृत कपास आप लिखे ना, अपरिष्कृत कपास, तिलहन, अफीम। या बी नंबर में चीनी, नमक, जास्ता या सीसा। सी नंबर में तांबा, चांदी, सोना या मसाले, चाय। या डी नंबर कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ये कौन सा निर्यातक पदार्थ था 18वीं शताब्दी के मध्य, यानी 1700 ईस्वी के मध्य में, यानी 1750 के आसपास में कौन कौन से सामान यहाँ से लेकर जाते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। अब समझने की बात है कि भारत में ये अंग्रेज एंट्री कब किए थे। भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब इन लोगों को परमिशन मिल गया, वहां से इंग्लैंड की महारानी द्वारा परमिशन मिल गया कि जाओ तुम लोग व्यापार करो। कहाँ पर, पूरब के क्षेत्र में। आपको पता है कि ये हमारा, मान लीजिए, रुक जाइए इसको पहले मिटा लेने दीजिए, इसको पहले मिटा ले, उसके बाद ये थोड़ा सा मैप समझते हैं। ये मैप द्वारा थोड़ा आप लोगों को समझाया जाए। समझिए यहाँ पर ध्यान से, अब समझिए, ये थोड़ा मैप द्वारा समझिए। ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया। और भारत से, और इधर क्या है, इस क्षेत्र में इधर है इंग्लैंड,
इधर है इंग्लैंड। तो ये हमेशा पूरब की तरफ, ये क्या कहते थे, यहाँ के महारानी द्वारा ये परमिशन मिला कि आप जाइए पूरब में व्यापार कीजिए। पूरब मतलब इधर भारत की तरफ। आपको पता है कि दाहिना हाथ के साइड में पूरब होता है, इधर बायां हाथ पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो वो लोग हमको पूर्वी, हम भारत को पूर्वी कहते हैं और हम लोग उनको क्या कहते हैं, पश्चिमी। बोला जाता है ना कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है हमारे देश पर। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम मतलब अंग्रेजों की सभ्यता, हम लोग इधर से उसको पश्चिम बोलते हैं और वो लोग हम लोग को क्या बोलते हैं, पूरब। तो उन लोगों को परमिशन कब मिला था, 1600 ईस्वी में। और 1608 में सबसे पहला अपना कारखाना कहाँ पर स्थापित किए थे, 1608 में अपना कारखाना जो स्थापित किए थे सूरत में। और उस समय भारत पर किस मुगल शासक का शासनकाल था, बताइए तो, किस मुगल शासक का शासनकाल था उस समय जो था, वो जहांगीर का था। ध्यान रखिएगा, किसका था, जहांगीर। ये जहांगीर के दरबार में आए थे ना, जहांगीर के दरबार में आए थे अंग्रेज परमिशन लेने के लिए। किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में। अब ये किसके नाम से पत्र लेकर आए थे, ये जहांगीर के दरबार में ये लोग आए थे और पत्र लेकर आए थे अकबर के नाम से। इनको पता था कि अकबर जिंदा है। जब 1600 ईस्वी में परमिशन इनको मिला तो उस समय अकबर का शासनकाल था, लेकिन 1605 में किसका आ गया, जहांगीर का। तो ये लोग एक पत्र लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, एक पत्र। किसके नाम से, अकबर के नाम से एक पत्र लेकर आए थे। और ये पत्र लेकर आए थे कि हाँ यहाँ पर हम व्यापार करें कि ना करें। बाद में पता चला कि तो जहांगीर बन गया यहाँ का शासक। तो उसके बाद जहांगीर ने ही जो दो गो आए थे, कौन कौन, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रॉय थे। तो कैप्टन हॉकिंस को ही इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था, इंग्लिश खान। कैप्टन हॉकिंस को क्या दिया गया, इंग्लिश खान की उपाधि। किसने दिया था, ये जहांगीर ने दिया था। ध्यान रखिएगा, जहांगीर। किसने दिया था, जहांगीर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। क्या है अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, क्या ये सही है, या खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ये तो सही है, ये तो सुमिलित है। क्योंकि ये किसके, इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुआ था, बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था ये। दूसरा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था, अब देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरा, खानवा की युद्ध 1527 में ही हुआ। कौन, राणा सांगा और बाबर के बीच में। जब बाबर ने कहा कि हम भारत में रहेंगे, लो हो गया दिक्कत ना, तो राणा सांगा से युद्ध लड़ना पड़ा बाबर को। खानवा की युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, सैनिकों का जो तमांग कर होता है, तमांग कर इसने हटाया था। इसी में तमांग कर खानवा की युद्ध में ही हटाया था। घाघरा की युद्ध 1529 में हुआ था। 1529 में, देखिए 1528 में चंदेरी का युद्ध था और 1529 में घाघरा की युद्ध हुआ था। घाघरा की युद्ध किसके में, बाबर में और अफगान सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत गया था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, 1530, जो कि डी आंसर सही है। ये गलती है, ये सुमिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि चंदेरी के युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, चंदेरी वाला युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है जो 1527 ईस्वी में खानवा की युद्ध में बाबर और मेवाड़ के किस राजा को हराया था, तो अभी बताए हैं। ऑप्शन ए राणा प्रताप, बी है मान सिंह, सी सवाई उदय सिंह और डी राणा सांगा। तो ये राणा सांगा को हराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तुजुक ए बाबरी। अब ये किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगी फारसी, अरबी या तुर्की या उर्दू। तो ये लिखा गया है सी नंबर, किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा गया है, तुजुक-ए बाबरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर। अब देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन सा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि के अनुसार दिखाना है कि कौन कौन से तिथि को कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए चौसा, दोहरिया, कनौज या सरहिंद। बी है दोहरिया। ये तिथि के अनुसार आपको दर्शाना है कि कौन कौन सा तिथि का, वो भी सही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ये ऐसी तिथि के अनुसार आपको इस युद्ध को दर्शाना है।
दोहरिया, कन्नौज, चौसा या सरहिंद। सरहिंद, दोहरिया, चौसा या कन्नौज। दोहरिया, चौसा, कन्नौज या सरहिंद। देखिए ये तीनों युद्ध के बारे में तो हम बताएं, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, लेकिन दोहरिया के युद्ध के बारे में नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया था, ये छोटा मोटा युद्ध था, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया गया है। चलिए इसे सब युद्ध पूरे डिटेल में बताते हैं, जो जो युद्ध लड़ा था। 1531 में लड़ा था युद्ध, सबसे पहला युद्ध था कालिंजर का। कौन सा युद्ध? कालिंजर। हुमायूं लड़ा था, राजा बनते ही सबसे पहला युद्ध कालिंजर का लड़ा था। आपको पता है राजा बनते ही सभी भाइयों में अपना जमीन जायदाद बंटवारा कर दिया, तो सबसे पहले कालिंजर का युद्ध लड़ा था। कालिंजर इसमें तो है नहीं। उसके बाद कौन सा? दोहरिया का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? दोहरिया। दोहरिया का युद्ध लड़ा था 1532 में। 1532 में लड़ा था दोहरिया का युद्ध, और ये महमूद लोदी से लड़ा था, ध्यान रखिएगा, महमूद लोदी। तो सबसे पहले दोहरिया हो जाएगा। तो दोहरिया देखिए दो गो में है, बी में और डी में। उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा था? उसके बाद लड़ा था चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा वाला युद्ध, बक्सर के पास जो चौसा वाला युद्ध लड़ा था। तो देखिए दोहरिया और चौसा इसी में है। उसके बाद कन्नौज वाला 1539 में लड़ा था। 1539 में यहाँ पर जो युद्ध लड़ा था वो चौसा वाला लड़ा था, कन्नौज वाला 1540 में। उसके बाद वापस जब लौटा तब ना सरहिंद का युद्ध लड़ा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, दोहरिया, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 26 नंबर निम्नलिखित में से किस बादशाह किसने अपने बादशाह पति के लिए, क्या है क्वेश्चन, क्या है? किसने अपने बादशाह पति के लिए मकाबरे का निर्माण करवाया? किसने करवाया था अपना बादशाह पति के लिए मकाबरे का निर्माण? शाह बेगम, हमीदा बानो बेगम, मुमताज महल या नूर निसा? नूर निसा किसने करवाया था? तो इसका जो आंसर, सही आंसर जो हो जाएगा वो हमीदा बानो बेगम। ये किसकी बेगम थी? हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं की बेगम थी, ध्यान रखिएगा, हुमायूं की बेगम थी। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? दिन पनाह लाइब्रेरी के सीढ़ियों से ये गिरकर मृत्यु हो गई थी। तब इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी ने, इसकी जो हमीदा बानो बेगम इसकी पत्नी थी, तो उन्होंने क्या किया? हुमायूं का मकबरा बनवाया, जो कि कहाँ पर बनवाया? दिल्ली में स्थित है। जो कि मकबरा दिल्ली में स्थित है, यही थी जो अपने पति के लिए क्या बनवाई? मकबरा, हमीदा बानो बेगम, यानी हुमायूं का मकबरा। कहाँ पर है? दिल्ली में। और ये दिन पनाह लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। और किसने कहा था बताइए? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हुमायूं को किसने कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहो, लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो गई? बताइए किस इतिहासकार ने ये कहा था? ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा कि हुमायूं को किस इतिहासकार ने कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहो, लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद। ये रहते कहाँ थे? बिहार वाले क्षेत्र में। ये बिहार वाले क्षेत्र में रहते थे, ये बिहार वाले जो क्षेत्र में रहते थे। चलिए इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। सासाराम, यह जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? सासाराम, पटना, जौनपुर या लाहौर। तो इनकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी? जौनपुर में हुई थी। और ये मुख्य रूप से सासाराम वाले क्षेत्र में बहुत ही ताकतवर, ठीक ठाक ताकतवर थे। ये समझिए एक सामान्य लड़का, एक सामान्य जो लड़का वो दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ रहा है, ये कोई मामूली बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य का मतलब एकदम सामान्य नहीं थे, ये ताकतवर ठीक ठाक थे, लेकिन किसी राजा के, बड़े राजा के लड़के नहीं थे, छोटे राजा के लड़के थे। तो ये बनना कोई छोटी बात थोड़े है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी का रुपया किसने शुरू किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए है अकबर, बी है शेरशाह सूरी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बख्तियार खिलजी। तो दोनों ने किया था ना, अकबर और शेरशाह सूरी। इसी में बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, शुरू किसने किया? तो ये तो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। ये चांदी रुपये का चांदी का रुपया ये शेरशाह सूरी ने किया था। हालांकि अकबर ने भी चलवाया था, लेकिन शुरू किसने किया था? शेरशाह सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन शासकों में पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? अकबर, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि ये मध्यकालीन बात कहा जा रहा है कि मध्यकालीन समय में किसने कृषकों की सहायता के लिए, यानी कृषि में किसने सहायता के लिए ये कबूलियत व्यवस्था को शुरू किया था? ये कौन था? तो ये कौन था? ये शेरशाह सूरी था। इसने क्या किया था? पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था चालू किया था, यानी एक्सेप्ट किया जाता था। अब बीच में बिचौलिया नहीं इसमें रह गए थे।
क्या करता था, इधर से एगो कागज़ पर ये लिख कर भेजवाता था कि देखिए आपका इतना खेत है, आपको इतना टैक्स देना है, क्या मंजूर है। तो वो कहता था उधर से कबूलियत लिख के बताता, हाँ ठीक है हमारा इतना ही खेत है, हम इतना ही क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो इसमें बीच में टैक्स की चोरी क्या हो गई, रुक गई। तो यही हमें लगता है कि बहुत सा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, ये हो गया ख़त्म, मतलब ख़त्म, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें अभी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया यहाँ पर क्लास खत्म। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग तो समझ में आ गया होगा।